Hello, good morning student, good morning everyone. Myself कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, जिसकी ओर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें कक्षा 7 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारे 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं। द्वितीय अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए, कुछ आपको करने के लिए दिए। आप अपना होमवर्क जरूर करें और यदि स्कूल में अपनी कॉपियाँ पहुंचा सकते हैं तो आपको ज़रूर पहुंचानी है, ताकि मैं आपकी कॉपियों को चेक कर सकूं। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना होमवर्क करना है, कॉपी डालनी। आपकी बुक्स है वो बाज़ार में आ चुकी है, नई बुक्स हैं वो ले आएँ और होमवर्क करना शुरू कर दें। और शीघ्र अतिशीघ्र अपनी कॉपियाँ मेरे को स्कूल में भेजें ताकि मैं कॉपियों को चेक कर सकूं। तो हमारा जो दो अध्याय थे वो पूरे हो गए। हमारा जो तीसरा अध्याय है वो आज शुरू हो रहा है। हमारा जो तीसरा अध्याय है दिल्ली के सुल्तान है वो आज शुरू हो रहा है। इसके बारे में हम आज से हम पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत बनी रही, दिल्ली सल्तनत है वो कायम रही। बाद में जाकर 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा की शहर की स्थापना की थी और आगरा है वो केंद्र बन गया था। इससे पहले है वो दिल्ली है वो केंद्र के रूप में रहा। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? तोमर जो राजपूत थे उनके शासन काल में जो दिल्ली थी वो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था वो तोमर राजपूतों के अधीन क्षेत्र में आता था। दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र था वो तोमर राजपूतों के अधीन था। 12वीं शताब्दी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चौहान या चौहान भी कहा जाता है, चौहान या चौहान भी कहा जाता है, उन्होंने दिल्ली और अजमेर को केंद्र बनाकर अपना शासन शुरू किया था। दिल्ली और अजमेर को केंद्र बनाकर अपना शासन है वो संचालित किया था। तो जो अजमेर के चौहान या चौहान, अजमेर के जो चौहान या जो चौहान थे, उन्होंने दिल्ली से तोमरों को हटा दिया और दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो दिल्ली और अजमेर ये चौहानों या चौहान वंश के अधिकार क्षेत्र में रहे। इन क्षेत्रों पर चौहानों का शासन है वो विद्यमान रहा। चौहान वंश का जो शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था। चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान, इसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसने दिल्ली पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गोरी को 17 बार पराजित किया था। लेकिन इतिहास में 2 युद्ध आते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया और उसे भाग जाने का मौका दिया। मोहम्मद गोरी घायल होकर वापस गौर की ओर घायल अवस्था में लौट गया। यह पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने गौर लौटती हुई मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा नहीं किया। इसके बाद मोहम्मद गोरी अगले साल फिर तराइन के मैदान में आ धमका, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान के साथ उसकी दूसरी लड़ाई हुई, जिसे हम तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है वो हार गया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया और उसे अंधा करके अपने साथ गौर ले गया था। जहां ऐसा पृथ्वीराज रासों में लिखा है, चंद्र बरदाई ने बताया है कि जहां शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार डाला। बाद में उसके जो सेनापति थे
उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की हत्या कर दी। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को मार डाला। इसके बाद दिल्ली सल्तनत है वो शुरू होती है। तोमरों और चौहानों के काल में दिल्ली वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। तोमरों और चौहानों के काल में, क्योंकि पहले तोमर राजपूत और बाद में चौहान राजपूतों ने दिल्ली को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। दिल्ली है वो व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। दिल्ली है यहाँ से व्यापार का संचालन होने लग गया था। दिल्ली से व्यापार है वो किया जाने लग गया था। तो दिल्ली है वो उस समय व्यापार वाणिज्य का केंद्र बन गई थी। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी भी रहते थे। जो जैन थे वो बहुत से जैन व्यापारी है वो दिल्ली में आकर बस गए थे और उन्होंने व्यापार के द्वारा अपनी समृद्धि जो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया था। उनकी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनी थी। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन थे। यहाँ देहलीवाल के नाम से सिक्के जारी किए जाते थे या सिक्के वो ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलित थे और व्यापार है वो इन सिक्कों के माध्यम से किया जाता था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली की सल्तनत जिसे हम गुलाम वंश, यामिनी वंश या इलबारी वंश कहते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे वो गुलाम थे। उन्होंने गुलामों के रूप में अपना जीवन शुरू किया था और बाद में स्वतंत्र शासक बने थे। इसलिए इस वंश को, दिल्ली सल्तनत के शासन को हम गुलाम वंश, इलबारी वंश या यामिनी वंश भी कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने भारत में जीते हुए प्रदेशों का उसे प्रांतपति नियुक्त किया था। 1206 में वह शासक बना था। उसके शासनकाल में उसने कुतुब मीनार का निर्माण किया। उसे लाख बख्श भी कहा जाता है, अर्थात वह लाखों मुद्राओं का दान देने वाला था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। उसकी प्रथम मंजिल का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, जबकि जो शेष बची हुई मंजिलें थी उनका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन ने जो कुतुब मीनार का निर्माण किया था वो एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी स्मृति में उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। 1210 में लाहौर में चौगान में पोलो खेलते समय उसकी घोड़े से गिरकर मौत हो गई और इसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन है वो समाप्त हो गया। 1211 से 1236 तक या 1235 तक है वो इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था, जामाता था, वह शासक बना। उसने अमीरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, अमीरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने अपने विश्वस्त, भरोसेमंद, स्वामी भक्त अमीरों का एक दल, विश्वस्त, स्वामी भक्त और विश्वास करने योग्य, स्वामी भक्त, भरोसेमंद अमीरों का एक दल स्थापित किया जिसे चहलगानी या चालीसा कहा जाता है। इल्तुतमिश ने कई भागों को जीता और उसने कुतुब मीनार का निर्माण है वो पूरा करवाया था। कुतुब मीनार है उसका निर्माण है, उसका पूरा कराने का श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण है वो पूरा कराया था। 1236 में इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री रजिया को नियुक्त किया था। रजिया है वो उत्तराधिकारी बनी थी। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया है वो सुल्तान बनी थी। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। क्यों? रजिया है वो उसने स्वतंत्र शासिका के रूप में
शासन करना है वो शुरू कर दिया था। स्वतंत्र शासिका के रूप में उसने शासन है वो शुरू कर दिया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन जब रजिया सुल्तान बनी, जो परंपरावादी और कट्टरवादी जो तुर्क अमीर और सरदार थे वो रजिया से नाराज हो गए। रजिया ने पर्दा करना छोड़ दिया और पुरुषों की तरह कुबा या कोट या कुलाह या टोपी पहनने लगी थी। उसने मलिक याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया, जिससे तुर्की अमीर थे वो नाराज हो गए। इसके बाद रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था, परंतु 1240 में उन दोनों को मार डाला गया था। 1240 से 1242 में बैराम शाह, 1242 से 1246 में मसूद शाह, 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली थी। और नासिरुद्दीन महमूद के पीछे जो वास्तविक शक्ति थी वो बलबन की थी। तो रजिया का काल हमने देखा है। जिस इलाके को हम दिल्ली कहते हैं, वहाँ पर दिल्ली सुल्तानों ने, वहाँ पर अनेक सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जिसे दिल्ली एक पुनः सीरी या जहाँ पनाह भी कहा जाता है। ये दिल्ली के आसपास के बसे नगर थे, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो ये जो नगर थे इनका निर्माण है वो दिल्ली सुल्तानों ने करवाया था, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कराया था। तो सबसे पहले जो तुर्की शासक थे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सैयद वंश में खिज्र खां, लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये प्रमुख शासक थे। 1526 में बाबर ने इन्हें परास्त करके दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए समाप्त हो गई और मुगल सल्तनत की स्थापना वो हो गई थी। अब हम थोड़ा रजिया के बारे में पढ़ेंगे। रजिया के बारे में मीनास ए सिराज, जो उस समय का लेखक था, वो रजिया के बारे में क्या कह रहा था। मीनास ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था की है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी के रूप में शासक नहीं करना चाहिए। इसलिए वो पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए शानदार खूबियाँ से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने लेखों और सिक्कों में अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने अपने आप को सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी के रूप में अंकित कराया था। रजिया से तुर्क अमीर है वो सरदार नाराज हो गए थे और 1240 में अल्तुनिया और रजिया दोनों को मार डाला गया था, क्योंकि रजिया ने पुरुषों के समान आचरण करना शुरू कर दिया था। उसने पुरुषों के समान वेशभूषा धारण करनी शुरू कर दी थी, जिससे जो तुर्की अमीर थे, सरदार थे, वो नाराज हो गए और उन्होंने 1240 में रजिया और उसके पति को मार डाला था। तो आज हमारा जो बिंदु है वो 13वीं शताब्दी में प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली शासन एक ऐसे केंद्र में बदल गया था जिसका नियंत्रण भारतीय महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में था। जिस इलाके को हम दिल्ली कहते हैं, वहाँ के जो सुल्तान थे उन्होंने दिल्ली, कुना, सीरिया, जहाँपना जैसे नगर बसाए थे। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश ने रजिया को अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया था। 1240 में रजिया और उसकी पति की हत्या कर दी गई थी और उनको पद से हटा दिया गया था। तो इस प्रकार हमने आज ये टॉपिक देखा है। इसको लिखना है, याद करना है, समझना है, ये आपका होमवर्क है। इसको अच्छे से याद करना है, लिखना है फेयर कॉपी में। फेयर कॉपी लिया ही जल्दी से जल्दी और काम करना शुरू कर दे। आपकी कॉपियाँ हैं वो मैं स्कूल में मंगा सकता हूँ, इसलिए काम करके रखिए और चेक करवाएं समय पर। आज ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।